बैक। आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। द ब्रेकफास्ट शो में फिज एंड बॉब थे हमारे साथ और अब बात है, अब टाइम है काम की बात करने का। काम की बात में मैंने आपको बताया था कि हम हार्ट डिजीज़ के बारे में बात करेंगे, दिल की सेहत के बारे में बात करेंगे। नॉट ओनली दैट, हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स भी हैं एक NGO के, उनसे भी आपका तारुफ करवाएंगे। जब हम बात करते हैं हार्ट डिजीज़ की तो एक पे बहुत अच्छी सी टेड टॉक कहीं पढ़ रही थी और वो रिसर्च बेस्ड थी कि हार्वर्ड कॉलेज ने एक रिसर्च की थी जिसमें उन्होंने ये दिखाया था कि जो आपका लाइफस्टाइल है, ऑफ कोर्स देयर इज़ अ कोरिलेशन कि जिस तरह का आपका लाइफस्टाइल है उससे आप अपनी, अगर आपको कोई भी हार्ट की कंडीशन है तो बेहतर बना सकते हैं ज़िंदगी को। आई वाज सरप्राइज टू सी कि जो लोग ज़्यादा नैप लेते हैं, यानी वीक में 3 से लेकर जितनी ज़्यादा बार आप कर लें नैप लेती हैं, उनकी आदत होती है, उनमें हार्ट अटैक के होने का और हार्ट अटैक से डेथ होने का चांस बहुत हद तक कम हो जाता है। औरतों में भी कम हो जाता है, मर्दों में भी कम हो जाता है। सो दिस वाज समथिंग वेरी गुड टू नो। आपको इस तरह की और इन्फॉर्मेशन फराहम करेंगे हमारे एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर उमैर अबरार, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले तो ये बताएं, इंटरवेंशनल एंड नॉर्मल कार्डियोलॉजिस्ट में डिफरेंस क्या है? इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट बेसिकली वो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, दे आर एक्चुअली कार्डियोलॉजिस्ट, बट उनके पास एक्स्ट्रा डिग्री या एक्स्ट्रा स्किल्स होते हैं जो एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी या स्ट्रक्चरल हार्ट डिजीज़ की, जैसे आपने सुना होगा दिल में सुराख है, उनको क्लोज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली इंटरवेंशन से रिलेटेड है। ऑलराइट, ऑसम। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं सोच वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, डाउ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, इनका तारुफ करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। मोस्ट वेलकम। सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू नो कि ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, ये एग्जैक्टली इसका काम क्या है? So basically this organization we started, it's a student run organization that is based in Dow Medical College and it started back in 2010. अगर आप सिविल हॉस्पिटल में जाके देखें, which is our parent hospital, and अगर वहाँ पे जाके देखें, it's a government run hospital, वहाँ की हालात बहुत ख़राब हैं। obviously public service hospital है, वहाँ पे लोगों के पास 10 पेशेंट्स के बेड पे एक मॉनिटर होता है, कचरा जमा हुआ होता है, ओवर क्राउडिंग होती है। तो उससे इंस्पायर्ड हमारे फाउंडर्स ने क्या किया था, दे डिसाइडेड कि दे वांट टू क्लीन सिविल हॉस्पिटल। वहाँ से शुरू हुआ था हमारे ये ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम था स्वीप आवर सिविल हॉस्पिटल, सोच, वहाँ से हुआ था। फिर देन वी एक्सपैंडेड ओवर द ईयर्स, वहाँ से देन वी चेंज्ड आवर डोमेन, हमने एक्सपैंड किया, वी चेंज इट टू सर्व आवर कम्युनिटी हेल्थ एंड नाउ वी वर्क टुवर्ड्स नॉट ओनली द अपलिफ्टमेंट ऑफ सिविल हॉस्पिटल बट ऑल्सो एक्सपैंडिंग एंड सर्विंग आवर कम्युनिटी हेल्थ एंड रेजिंग अवेयरनेस। ऑसम, अमेजिंग। आई वुड लाइक यू टू टेल अस कि कितने ऐसे पेशेंट्स हैं जो वहाँ आते हैं, खुश वापस जाते हैं, सर्विसेज से बहुत ज़्यादा। वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग टू दिस? सो वी वर्किंग इन 5 वार्ड्स, पीड्स, गायनी, सर्जरी और मेडिसिन के कुछ वार्ड्स में हम काम करते हैं और इनमें हम क्लीनिंग करवाते हैं, हम इक्विपमेंट प्रोवाइड करते हैं एंड ऑल दीज इक्विपमेंट्स आर फंडेड बाय आवर डोनर्स, जिनकी मदद से हम ये सब अकॉम्प्लिश कर सकते हैं। इसके अलावा हम सिविल हॉस्पिटल में, लाइक अली सेड, कि वी हैव एक्सपैंडेड टू सर्विंग आवर कम्युनिटी हेल्थ। तो हम सिविल हॉस्पिटल में कैंपेन्स करते हैं, जैसे अभी आजकल डेंगू और मलेरिया बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट है, तो उसकी अवेयरनेस से, क्लिनलीनेस की अवेयरनेस के हवाले से हम कैंपेन्स करते हैं एंड प्रेवलेंट जो पाकिस्तान में प्रेवलेंट डिजीज़ हैं उनकी इरेडिकेशन पे हम फोकस करते हैं कि उनके बारे में अवेयरनेस रेज़ करें। सेकेंडली, हम जो सिविल से बाहर काम करते हैं वो हम डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, आउटरीच वर्कशॉप्स कराते हैं, अगेन अवेयरनेस रिलेटेड, एंड देन अंडर प्रिविलेज्ड एरियाज़ के लिए हम फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल कैंप्स ऑर्गेनाइज़ कराते हैं। जैसे रिसेंटली अभी फ्लड्स आए हुए थे तो हमने दादू में एक फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल कैंप फ्लड विक्टिम्स के लिए अरेंज कराया। अमेजिंग। और यहाँ पे आपने अवेयरनेस की बात भी की है। मैं चाहूँगी मैं डॉक्टर उमैर से पूछूँ कि हमें ये बताएं कि जब जिस भी फैमिली में हम देखते हैं, अगर हम कॉमनली बात करें, कोई ना कोई जो है वो दे आर सफरिंग फ्रॉम अ हार्ट डिजीज, राइट? मगर रियलाइजेशन बहुत देर से होती है कि इसके लिए डॉक्टर के पास जाना है। सो बेसिकली कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं, चाहे वो किसी भी वजह से हुआ हो, कौन से ऐसे सिम्टम्स हैं विच आर नॉट नॉर्मल एंड जिस पे एक इंसान को समझ में आ जाना चाहिए कि नाउ इट्स द टाइम टू विजिट अ डॉक्टर? एग्जैक्टली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी सोसाइटी में लोगों को पता हो कि सिम्टम्स क्या होते हैं हार्ट डिजीज़ के। सो हार्ट डिजीज़ के सिम्टम मोस्ट कॉमनली जो हम सबको पता है कि चेस्ट पेन, सेंट्रल चेस्ट पेन और डिफ्यूज चेस्ट पेन ऑल ऑफ अ सडन स्टार्ट हुआ, सो एक्यूट हार्ट अटैक की तरफ इंडिकेट करते हैं। हाँ, एक्सर्शन पे अगर किसी को चेस्ट पेन हो रहा है, हैवीनेस फील हो रही है, सो इसको हम कहते हैं स्टेबल इस्कीमिक हार्ट डिजीज़। ब्लॉकेज हो गई है बट अनस्टेबल नहीं हुई है अभी तक, तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। इसके अलावा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या आप चक्कर आना, बेहोश हो जाना, ये भी एक अलामत होती है हार्ट डिजीज़ की। तो इन सिचुएशन में आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें।
हार्ट डिजीज़ के हवाले से। एक और सवाल इससे हमेशा रेज होता है कि जब आप लोग देखते हैं पेशेंट्स आपके पास आ रहे होते हैं, हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़, बिकॉज आप लोग हम हमेशा कहते हैं कि एनुअल चेकअप अपना कराना चाहिए, कोई प्रॉब्लम ना भी हो, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सो जिन लोगों को आप आते हुए देखते हैं, आपको रियलाइज़ होता होगा कि इतने अरसे से इन्होंने कभी अपनी सेहत का शायद ख्याल नहीं रखा। सो व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट दैट? आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक डॉक्टर ऑल्सो मेंशन कि हम लोग को अपना चेकअप कराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। प्रिवेंशन, लाइक यू मेंशन, इज़ बेटर देन क्योर। तो साल में एटलीस्ट एक दफ़ा आपको डॉक्टर के पास जाना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे। एंड इवन इफ़ वी आर डॉक्टर्स, लाइक हमें भी अपनी सेहत का अक्सर तौर पे ख्याल रखना पड़ता है। अगर हम अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे तो हम आगे लोगों की सेहत का भी ख्याल रख पाएंगे। एब्सोल्युटली। एक और बहुत बड़ा मसला होता है, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट हार्ट डिजीज़, और मैं चाहूँगी कि आप ज़रा इस पर पुट योर 2 सेंट्स इन, कि सेल्फ मेडिकेशन का एक बड़ा रिवाज है, और जब अवेयरनेस की कमी होती है, आई हैव सीन सो मैनी पीपल कि अच्छा ये आपकी तबीयत ख़राब हो रही है, पैनिक अटैक हो रहा है, वो दवाई जो लिटरली हार्ट पेशेंट को एक स्ट्रोक या अटैक से बचने के लिए दी जाती है, वो कभी कभी दे यूज़ इट देमसेल्व्स। व्हाट वुड यू लाइक टू? डेफिनेटली आई थिंक हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ये एक ट्रेडिशन बन गया है सेल्फ मेडिकेशन, और लोग डॉक्टर्स के पास जाने से अवॉइड करते हैं और ख़ुद ही जो भी ड्रग्स वगैरह होती हैं वो ख़ुद ही यूज़ कर रहे होते हैं, मेडिसिन वगैरह। सो आई थिंक एज मेडिकल स्टूडेंट्स हम इस बात पे एंड इवन एज डॉक्टर्स हम काफ़ी एम्फेसाइज करते हैं कि सेल्फ मेडिकेशन इज़ एक्चुअली हार्मफुल एंड इट विल डू मोर हार्म देन गुड। तो ऑब्वियसली लाइक कुछ होती हैं ओवर द काउंटर मेडिकेशन जैसे पैनाडोल हो गई एंड ये भी एक क्वांटिटी में ही आप ले सकते हैं। ऑब्वियसली ओवरडोज नहीं करनी चाहिए, बट कोई भी मेडिकेशन लेने से पहले प्लीज़ अपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाएं और उनसे पूछें कि ये क्या ले जाए। मेडिसिन लेने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें। एब्सोल्युटली। डॉक्टर मैं चाहूँगी कि आप प्लीज़ एक कोरिलेशन हमें समझाएं। बहुत सारे लोग जिनको हार्ट डिजीज़ होती हैं उनको कोलेस्ट्रॉल भी यूजुअली हाई होता है। सो लाइफस्टाइल को कितना हम मॉडिफाई कर सकते हैं बहुत सारी हार्ट डिजीज़ से, या बचने के लिए या सर्वाइव करने के लिए? एग्जैक्टली आपका बहुत अच्छा सवाल है, बिकॉज रिसर्च में यही देखा गया है, जो लोग ओबीज़ होते हैं, मोटे होते हैं, जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई होता है, या ओबीज़ ना भी हो, कोलेस्ट्रॉल हाई हो, तो उनके साथ हार्ट डिजीज़ के चांसेस या रिस्क ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू दो पेशेंट जिनको कोलेस्ट्रॉल लेवल इतना हाई नहीं होता। तो इसमें ऑब्वियसली 3-4 चीज़ें हैं जो हमें ख़ास ख्याल रखना होगा। इसमें आपकी डाइट वेरी मच इम्पॉर्टेंट। डाइट में आप सब कुछ ले सकते हैं, बट ट्राई टू अवॉइड टेकिंग सैचुरेटेड फ़ैट। सैचुरेटेड फ़ैट हमें आमतौर पे जिन चीज़ों से मिलता है उसमें घी, बटर और एनिमल फ़ैट जो होता है यहाँ से आता है हमारे पास। इट शुड बी लेस देन योर 10% ऑफ देयर टोटल कैलोरीज इनटेक। बाकी इसके अलावा आप डेली एक्सरसाइज करें। रिकमेंडेशन इज़ सिंपल कि आप रोज़ाना 30 मिनट एक्सरसाइज करें। ब्रिस्क वॉकिंग इज़ मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज, वो आप रोज़ाना करें और एटलीस्ट 5 डेज़ अ वीक आप करें। और अगर 7 डे कर सकते हैं तो बहुत अच्छा, 7 डेज़ अ वीक कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन है। इसके अलावा अपनी डाइट और एक्सरसाइज के साथ साथ अपने हेल्दी लाइफ स्टाइल, आप स्ट्रेस कम करें। स्ट्रेस भी डेफिनेटली आपको जंक फूड और बहुत सारी चीज़ों की तरफ लेके जाता है। स्मोकिंग को अवॉइड करें। सो ये सारी चीज़ें करके आप कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम कर सकते हैं और हार्ट डिजीज़ से भी प्रिवेंशन कर सकते हैं। अच्छा, हम देखते हैं कि वेस्ट वर्ल्ड में तो पहले था ही, एंड वी थॉट कि जी आई थिंक इट्स द फास्ट फूड चेन का जो एक पूरा एक ट्रेंड है वहाँ पे बहुत ज़्यादा था। अब हम देखते हैं पाकिस्तान में भी रेशो कोई कम नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये जो रेशो, अब ऑफ कोर्स रिपोर्ट भी लोग ज़्यादा करते हैं, Exactly. बट क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हम कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक यू सेड? अच्छा, देखा ये गया है कि हमारी सोसाइटी में भी कार्डिक डिजीज़ शुरू से मौजूद है, बट द इशू इज़ दैट कि डायग्नोसिस नहीं होता, प्रॉपर पता नहीं चलता। कोई पेशेंट या कोई एक्सपायर हो गया, हमें पता नहीं चलता। वो कहते हैं रात को सोया था, सुबह इंतकाल हुआ या डेथ हो गई। तो वेस्ट में ये ऑटोप्सी का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ वो ऑब्वियसली वो डायग्नोस कर लेते हैं कि क्या रीज़न्स हैं। अच्छा, अब लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन सिंपल इज़ द बेस्ट थिंग अवॉइड करने के लिए। आप जैसे हमने बताया है कि डाइट में आप फ़ैट को अवॉइड करें, और साथ में अब आजकल जंक फूड का बहुत ही ट्रेंड मौजूद है। आप एक फ़ोन को कॉल देते हैं और बर्गर आपके सामने होता है। तो कोशिश करें, आप जंक फूड ले रहे हैं लेकिन उसके साथ उसको मेटाबॉलिज्म भी उसका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जो आप खा रहे हैं वो डाइजेस्ट करें। आप डेली वॉक करें और एक्सरसाइज करें। दिस इज़ द बेस्ट थिंग जो आप कर सकते हैं। अगर आप डाइट ले भी रहे हैं जिसमें फ़ैट ज़्यादा है तो आप उसको बर्न आउट करें।
ओके मैं आप दोनों से जानना चाहूँगी कि अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी का इलाज करवाना चाहते हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जो हमारे यहाँ हमारे हेल्पर्स होते हैं, काम करते हैं, मगर हमें समझ में नहीं आता कि अगर कोई सीरियस बीमारी है तो ऑफकोर्स जिस इंसान का वो हेल्पर है उसके लिए भी बहुत एक खर्चे वाली बात हो जाती है। सो इज़ देयर एनी वे कि वो आपके पास आ सकते हैं? कोई क्राइटेरिया है आप लोगों का देखने का कि भाई इनको हम केटर करेंगे, इनको फ़ौरन इलाज की ज़रूरत है? सो बेसिकली हेल्थ इज़ फॉर ऑल, ठीक है। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कोई किसी क्लास का होना चाहिए, किसी का कोई क्राइटेरिया होना चाहिए कि तभी हम इनका इलाज करना चाहिए। एज डॉक्टर्स इज़ द वन थिंग दैट वी टीच के हेल्थ इज़ फॉर ऑल। आपने किसी बायस के बगैर, किसी भी सोचे बगैर आपने किसी भी शख्स का इलाज करना है, उस वक्त आपने सारे अपने रिलीजियस बायस सारी चीज़ें आपने छोड़ देनी है वहाँ पे, एंड देन यू नीड टू ट्रीट दैम। एंड आपने बोला बहुत हेजिटेंट होते हैं टू गेट ट्रीटमेंट, तो उनको ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर के पास जाना उनके लिए ही बेनिफिशियल है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेल दैम, एंड उनको बताना है कि डॉक्टर से घबराने की कोई बात नहीं है, अपने हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड ये अमूमन तौर पे हमें अपने अराउंड किसी की भी शायद हेल्पर हो, कोई भी हो, हमारे फैमिली मेम्बर्स भी हों, उनको इनकरेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो कहते हैं ना कि आधा इलाज आपका तभी हो जाता है जब डॉक्टर आपसे प्यार से बात करता है। सो एंड इट आई कैन अंडरस्टैंड थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है जब आप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हों जहाँ पे बहुत सारे लोग आ रहे हो, सप्लाई एंड डिमांड का बीच होता है। तो हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ फॉर यू कि आप हर पेशेंट को इक्वल तवज्जो दें और उनको सेटिस्फैक्ट्री आंसर तब तक दें जब तक वो खुशी खुशी मुतमईन होकर घर ना चला जाए वापस। ऑब्वियसली, तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक वक्त में एक सर्टन नंबर ऑफ़ लोगों को ही केटर करें। एंड क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान में डॉक्टर्स की काफ़ी ज़्यादा कमी है एंड एक डॉक्टर बहुत सारे लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑब्वियसली डॉक्टर्स भी बर्न आउट हो जाते हैं, तो आपको चाहिए कि आप उसको इस तरह से केटर करें कि एक सर्टन नंबर आपको अपनी कैपेसिटी पता होती है कि इतने लोगों को आज के साथ मैं आज डील कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। तो इसीलिए यू नीड टू ब्रेक इट डाउन एंड आपको अपनी हेल्थ को, अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को क्योंकि अगर आप सही रहेंगे तभी आप लोगों को दवा दे के या काउंसल करके सही कर सकेंगे। एब्सोल्युटली। डॉक्टर उमैर, एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है एक ज़िंदगी किसी भी इंसान की ज़िंदगी में जब उसको डॉक्टर ये कह दे कि आपका इलाज अब सिर्फ एक सर्जरी है, जिसको हम कहते हैं ऑपरेशन है, और बड़ा ऑपरेशन के नाम सबको हम डर जाते हैं। सो जब कभी ऐसे सिनेरियो होता है तो आप किस तरह से पेशेंट को समझाते हैं या किन केसेस में होता है कि नाउ यू हैव टू गेट इट ऑपरेटेड? अच्छा, ये भी जितने भी डॉक्टर्स हैं, ब्रेकिंग बैड न्यूज़ का कॉन्सेप्ट उन्हें सबको समझाया जाता है कि किस तरह आपको न्यूज़ ब्रेक करनी है। ऑब्वियसली उससे पहले, क्योंकि पेशेंट फर्स्ट टाइम आपके पास नहीं आता, पहले प्रीवियस रिपोर्ट्स होती हैं, मेडिकल कंडीशंस होती हैं, वो एक्सप्लेन की जाती हैं। उसके बाद अल्टीमेटली अगर आप फाइनल रिजल्ट्स होते हैं तो वो आप पेशेंट से डिस्कस करते हैं कि आपको सर्जरी के लिए जाना है, ये कोई बड़ा प्रोसीजर है उसके लिए जाना है, और उसके रिस्क और बेनिफिट्स आपको बताया जाता है। तो दिस इज सिंपल। अच्छा, इन योर एक्सपीरियंस लोग आसानी से मान जाते हैं या फिर डिले करते हैं? आई थिंक कार्डिक डिजीज़ के मामले में लोग अक्सर मान जाते हैं, ठीक है। उन्हें पता होता है कि ऑब्वियसली ज़िंदगी मौत का सवाल है, तो वो जल्दी मान जाते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर डिजीज़ जिनमें आपको प्रोसीजर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन कार्डिक डिजीज़ के मामले में लोग थोड़ा सीरियस लेते हैं, तो वो आमतौर पर मानते हैं। अच्छा, अगर हम डूज एंड डोंट्स की बात करें, जैसे कि आपने सैचुरेटेड फैट का बोला था कि डोंट्स में शुमार होता है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं होना चाहिए, यानी किसी भी किस्म की वर्जिश अगर आप करना चाहते हैं करें। अच्छा, एक और चीज़ होती है कि जब आपको ये भी कहा जाता है कि इट्स नॉट जेनेटिक, एंड ऑफ कोर्स देयर आर एग्जांपल्स वेयर इट्स जेनेटिक। अगर आपके पेरेंट्स में से या एंसेस्टर्स में से किसी को हार्ट डिजीज़ की प्रॉब्लम रही है तो किस एज पे आपको अलार्म हो जाना चाहिए कि मुझे भी अपने टेस्ट करवाने चाहिए? द थिंग इज़ दैट कि एक कंडीशन है प्रीमेच्योर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। प्रीमेच्योर के अगर आपके पेरेंट्स में से किसी वालदा को बिलो एज ऑफ 65 और फादर या आपके वालिद को बिलो एज ऑफ 55 अगर किसी डिजीज़ है तो उसको हम कंसीडर करते हैं प्रीमेच्योर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। तो उसके लिए आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको बहुत विजिलेंट होना पड़ता है। अगर कोई सिम्टम्स आते हैं तो ऑब्वियसली यू नीड टू कंसल्ट योर डॉक्टर। अदर देन दैट हम एक्सेसिव टेस्टिंग नहीं करवाते। रिस्क स्कोरिंग एक इक्वेशन होती है, पूल कोहोर्ट इक्वेशन, आप उसमें रिस्क स्ट्रैटिफाई कर लेते हैं। रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन में अगर आपको लगता है कि रिस्क ज़्यादा है तो फर्दर टेस्टिंग करवाई जाती है। अगर रिस्क लो लगता है तो लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है और प्रिवेंशन
इज़ बेटर देन क्योर, तो आप वो प्रिवेंट करें। उसमें लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जस्ट नॉट सिंपल कि आप सिर्फ डाइट और वर्जिश करें। उसमें अगर आप हाइपरटेंसिव हैं तो आपको ब्लड प्रेशर का ख्याल रखना है। अगर आप हाइपरटेंसिव नहीं भी हैं तो उस टाइम भी आपको सॉल्ट इंटेक कम लेना है। इसके अलावा अगर आप डायबिटीज़ हैं तो डायबिटीज़ का आपको ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर आप स्ट्रेसफुल कंडीशन में यूजुअली रहते हैं तो अवॉइड करें, बिकॉज स्ट्रेस जो है डायरेक्टली नॉट लिंक विद द कार्डियक डिजीज़, बट बिकॉज स्ट्रेस की वजह से आपके हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ और बहुत सारी चीज़ें कॉमन होती हैं। लाइफ स्टाइल आपका सेडेंटरी हो जाता है, तो उसको अवॉइड करें और एक्टिव लाइफ स्टाइल आप अपनाएं। ठीक है। अगर हम हार्ट डिजीज़ का जो है वो स्टैट्स देखें, सर्विस देखें, तो फीमेल्स में कम रिपोर्ट होता है एज़ कम्पेयर टू मेल्स, जिसके हम अक्सर मजाक में कहते हैं कि भाई ख़वातीन वैसे ही अपना गुस्सा हर तरफ निकाल लेती है। तो व्हाट इज़ द रीज़न, व्हाट्स द स्टैट, डू यू सपोर्ट दिस, कैसा होता है? Yes, obviously statistics have showed us कि ऐसा होता है। अमूमन तौर पे मेल्स में हार्ट अटैक ज़्यादा होता है। इट्स मोर रिलेटेड टू जेनेटिक फैक्टर्स rather than हो सकता है कुछ काफ़ी रिसर्च उस पर की गई है, बट कोई कंफर्म्ड आंसर नहीं है व्हाई इज़ दिस। कि अ लॉट ऑफ हाइपोथेसिस हैव बीन पुट फॉरवर्ड। हो सकता है मेन अमूमन तौर पे ज़्यादा अगर खाते हैं तो उनकी एपेटाइट ज़्यादा होती है, या उनका अगर सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो होता है मेल्स में ज़्यादा देखा जाता है। लेकिन अगेन इट्स ऑल रिलेटेड टू योर लाइफस्टाइल। बट अगेन ये नहीं देखना चाहिए कि आप मेल हैं तो आप में ज़्यादा रिस्क है। फीमेल्स में भी बहुत ज़्यादा रिस्क होता है हार्ट अटैक का। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी लाइफस्टाइल का ख्याल रखें, जैसे डॉक्टर मेंशन। फीमेल्स में यूजुअली अल्लाह की तरफ से होता है, कुछ हार्मोन्स होते हैं, फीमेल्स स्पेशली हार्मोन्स होते हैं, उनसे प्रिवेंशन मिल जाती है फीमेल्स को। मेल में वो हार्मोन नहीं होते, बट आफ्टर मेनोपॉज या एक सर्टेन एज के बाद रिस्क मेल और फीमेल का इक्वल हो जाता है, बट बिफोर दैट ऑब्वियसली मेल का रिस्क ज़्यादा होता है। ब्रेक का टाइम है, आप लोग हमें कॉल्स भी कर सकते हैं, कोई भी अगर सवाल करना चाहती हो तो कर सकते हैं। यहाँ पे अभी हमने थोड़ा सा रीजंस पे बात की, सेडेंटरी लाइफस्टाइल पे बात की, इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन आपको फराहम करेंगे कि हार्ट डिजीज़ की कितनी टाइप्स में किस किस तरह से आप उसको क्योर नहीं तो प्रिवेंट कर सकते हैं, राइट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं द ब्रेकफास्ट शो। द ब्रेकफास्ट शो में हम हार्ट डिजीज़ की बात कर रहे हैं और यूथ में बहुत ज़्यादा देखी गई हैं आजकल, बहुत ऐसी रिपोर्ट्स पे आ रही हैं। क्या रीजंस हो सकती हैं? पहले मैं दोबारा से बताना चाहूँगी कौन कौन हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उमैर अब्रार, जिससे हमसे बात कर रहे थे, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं। इसके साथ साथ जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अली अब्बास, सैयदा ज़ैनब काज़मी फ्रॉम दिस NGO विच इज़ डूइंग वंडर्स। अच्छा, मैं पूछना चाहूँगी कि यूथ में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट अब हो गया है हार्ट डिजीज़, क्या रीजंस है? एग्जैक्टली, ऑब्वियसली हमारे पास जो पाकिस्तान में डेटा अवेलेबल है वो तो कोई सिग्निफिकेंट डेटा हमारे पास अवेलेबल इस टाइम नहीं है, बट अगर देखा गया है यूजुअली जो हार्ट अटैक्स इन यंग अब बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए, जस्ट बिकॉज वो 3-4 चीज़ें जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि आपका लाइफ स्टाइल डेफिनेटली इतना अच्छा, ईटिंग हैबिट्स आपकी अच्छी नहीं है, सो अब जंक फूड बहुत कॉमन हो गया है। सेकेंडरी आपका सीडेंटरी लाइफ स्टाइल है, आप बैठे रहते हैं, आप ऑफिस जाते हैं, पूरे दिन चेयर पर बैठे रहते हैं और वहीं से उठ के आप घर आते हैं, खाना खाते हैं, सो जाते हैं। थर्ड, स्ट्रेसेस, आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेसेस बहुत हैं, स्लीप डेप्रिवेशन है, बहुत सारी चीज़ें मिल मिला के, हाइपरटेंशन, ऑब्वियसली डायबिटीज़, ये मिल मिला के यंग में, अडल्ट्स में हार्ट अटैक्स आर वेरी कॉमन नाउ। ओके, बट इनका जो सर्वाइवल रेट है वो एज़ कम्पेयर टू एडल्ट्स कम है या ज़्यादा है? देखिए, सर्वाइवल रेट ऐसे नहीं हो सकता कि हम बता सकें। हार्ट अटैक ऑब्वियसली अगर हार्ट अटैक है किसी को और वो इमरजेंसी में आया है तो उसकी डिफरेंट क्लासिफिकेशंस होती हैं हार्ट अटैक की। एंटीरियर वॉल एम हो सकता है, पोस्टीरियर, तो उसकी मोर्टेलिटी उससे रिलेटेड है। बट येस, एज़ कम्पेयर टू दोज ओल्ड एज पीपल जिनकी उम्र ज़्यादा होती है, उनके मुकाबले में जो यंग अडल्ट्स में देखा गया है, सिंगल वेसल डिजीज़ होती है, एक शरीयान की बीमारी होती है, 3 शरीयान की बीमारी नहीं होती, तो उनमें सर्वाइवल बेटर है कंपेयर करें ओल्ड एज पॉपुलेशन। अच्छा, यानी कि आपकी जो कंडीशन है उस पर भी डिपेंड करता है, एंड इफ यू आर एल्डरली आपकी एज पे भी डिपेंड ऑफ कोर्स करता है, लेकिन जो जिस किस्म की डिजीज़ आपको है उस पर भी डिपेंड करता है। मल्टीपल कोमॉर्बिड कंडीशन है तो उसमें ऑब्वियसली मोर्टेलिटी या सर्वाइवल कम हो जाता है। ठीक है। अच्छा, हम आपको डेमो भी करके दिखाना चाहते हैं। एक बेसिक चीज़ है ब्लड प्रेशर चेक करना और पल्स चेक करना, और मुझे ऐसा लगता है कि किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए 2 बेसिक चीज़ें, एक तो BP एपरेटस हर घर में होना चाहिए और पल्स को हाथ से भी चेक करना हर एक को आना चाहिए, किसी की ज़िंदगी बचा सकता है। सो हमारे जो डॉक्टर्स हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी, सोच फाउंडेशन से यहाँ पे हैं, कि सबसे पहले तो हम ब्लड प्रेशर कैसे चेक करते हैं वो आप हमें करके प्लीज़ बताइए। हमारे जो मॉडल हैं वो भी अभी आ जाएंगे, लेकिन
आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों को पता है कि ब्लड प्रेशर जो एपरेटस है वो ऐसा होता है, मगर फिर भी आई वांट कि यहाँ पे हम इनको दिखा दें इफ़ यू डोंट हैव इट। और उज़ैफ़ा को मैं बुलाना चाहूँगी जो हमारी मॉडल हैं जिनका ब्लड प्रेशर चेक करेंगे अभी हम। शायद आपका हाई होगा शायद अभी सामने को कि अभी यू आर लाइक शो में आ रहा हूँ लाइव, बट लेट्स सी। ठीक है, लाइक आयशा मेंशन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके घर पे ये एक ब्लड प्रेशर चेक करने की मशीन हो। अमूमन तौर पे लोगों के घर पे होती है, इसको हम लोग बोलते हैं स्फिग्मोमैनोमीटर, लेकिन आप क्योंकि इतना मुश्किल नाम है आप इसको सिर्फ ब्लड प्रेशर की मशीन के नाम से भी कह सकते हैं। ये इसका कफ होता है और ये इसकी ट्यूबिंग होती है, ये इसका इन्फ्लेटर होता है और ये मेरे हाथ में एक स्टेथोस्कोप है। सो ये इक्विपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपके पास घर में हो ताकि कभी खुदा ना करे आपको किसी का ब्लड प्रेशर चेक करना पड़े। अमूमन तौर पे आपको करते रहना चाहिए। अगर आप ख़ास तौर पे अगर आप हाइपरटेंसिव हैं, आपका ब्लड प्रेशर अमूमन तौर पे हाई रहता है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आप चेक करते हैं आपका ब्लड प्रेशर हाई तो नहीं है। ठीक है, ओके। अच्छा, लेफ्ट हैंड, राइट हैंड या कोई भी? अमूमन तौर पे हम कोशिश करते हैं राइट हैंड पे, लेकिन ऐसा कोई वो नहीं है, आप लेफ्ट पे भी कर सकते हैं, राइट पे भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर चेक करने के अमूमन तौर पे दो तरीके होते हैं। एक हम बोलते हैं एक ऑस्कल्टेटरी मेथड होता है, एक होता है पल्पेटरी मेथड होता है। ये मैं कफ है, मैं इनके हाथ में पहना रहा हूँ। ये कौन सा वाला मेथड कर रहे हैं आप? मैं इस वक्त करूँगा ऑस्कल्टेटरी मेथड। पल्पेटरी मेथड हम तब करते हैं उन लोगों पे जिनको हमें पता होता है हाइपरटेंसिव है, उनका ब्लड प्रेशर हाई होता है। उससे हमें ये अंदाज़ा पता चल जाता है कि उनका जो सिस्टोलिक यानी उनका जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है वो कितना हाई है, ताकि मुझे चेक करना पड़े, मुझे पता चले मुझे कितना प्रेशर अप्लाई करना है ताकि मैं इनका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मेजर कर सकूँ। लेकिन चूँकि ये नॉर्मल इंसान है, ये हाइपरटेंसिव नहीं है, मुझे बस ये जानना है कि इनका नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना है। इनका अराउंड नॉर्मल ब्लड प्रेशर 80/120 होता है, तो मैं जो प्रेशर अप्लाई अपनी तरफ से करूँगा वो 140 तक लेके जाऊँगा, यानी 10-20 इससे ऊपर लेके जाऊँगा ताकि अगर इनका थोड़ा सा भी हाई हो मुझे पता चल जाए। ठीक है। बाय द वे ये मैनुअल वाला इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑटोमेटिक वाला भी होता है। सो ऑफ कोर्स अगर आपने सीख लिया तो फिर बाकी तो कोई मसला है। या डेफिनेटली। अब मैं ये स्टेथोस्कोप मैं इनकी यहाँ पे ब्रेकियल आर्टरी पे प्लेस करूँगा, ये यहाँ पे मीडियल साइड पे अंदर की तरफ इनके हाथ पे। इनका जो कोनी है उससे 2 सेंटीमीटर ऊपर मैं क्या करूँगा, इनका कफ प्लेस करूँगा और उसके नीचे मैं स्टेथोस्कोप का ये बल्ब रखूँगा। ठीक है। और फिर अब मैं यहाँ से इन्फ्लेटर से मैं प्रेशर अप्लाई करूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि मैं स्टेथोस्कोप पे अपना हाथ रख दूँ। अच्छा, आपको इस वक्त हार्ट बीट की कुछ पल्स कुछ सुनाई देगी? नहीं, इस वक्त मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रही क्योंकि इस वक्त मैंने प्रेशर अप्लाई नहीं किया है। लेकिन वंस आई स्टार्ट टू अप्लाई प्रेशर, मुझे इनकी जो आर्टरी है ब्रेकियल आर्टरी उसको कोलैप्स और उसको वापस रिगर्जिटेट होने की मुझे आवाज़ आएगी। ठीक है। अब मैं इनको प्रेशर अप्लाई करूँगा। जैसे कि इन्होंने कहा कि ये 120 नहीं 140 तक लेके जाएंगे। एंड मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी, कभी कभी ऐसा भी होता है कि लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर के कुछ सिमिलर सिम्टम्स भी होते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये आपको पता हो कि ब्लड प्रेशर लो हो रहा है या हाई हो रहा है। एग्जैक्टली देखिए, घर में जब भी आप ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो वो उन पेशेंट का किया जाता है जिनको ऑलरेडी हाइपरटेंसिव है, जस्ट टू कीप अ रिकॉर्ड उसके लिए। लेकिन अगर फॉर द डायग्नोस्टिक पर्पज़ है तो आप घर में चेक ना करें, आप अपने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट या कार्डियक फिजिशियन या जनरल प्रैक्टिशनर जो भी हैं उनको चेक करवाएं। ब्लड प्रेशर चेक करने से पहले यू नीड टू हैव सम प्रिपरेशन ज़रूरी है। अगर आप ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं तो एटलीस्ट 5 मिनट यू नीड टू हैव रेस्ट, क्वाइटली आप बैठे रहें, आपके पास स्ट्रेसेस ना हो। अगर आप इस टाइम मेरा बीपी चेक करें और आप अपना बीपी करें, शायद हमारा थोड़ा सा बढ़ा हुआ आ जाए जस्ट बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। लेकिन जब आप डायग्नोसिस बनाने के लिए जा रहे हैं या किसी पेशेंट का आप चेकअप कर रहे हैं बीपी, तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कैफ़ीन या टी आपने ना ली भी हो फॉर लास्ट 6 साल, तो वो भी वेरिएशन देती हैं। पोस्चर अगर आप इस तरीके से बैठेंगे क्रॉस लेग करके और हाथ यूँ करके, तो ऑब्वियसली वेरिएशंस आएंगी। अच्छा, ब्लड प्रेशर आप दोनों हाथ में चेक कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि जब आप ब्लड प्रेशर चेक करें तो रेफरेंस हमेशा उस आर्म को बनाएं जिसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा आ रहा है। ओके, ठीक है। तो वही रेफरेंस आप बाद में भी उसी को यूज़ करेंगे। रही बात स्फिग्मोमैनोमीटर और स्टेथोस्कोप से ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, आजकल डिजिटल मशीन अवेलेबल हैं एंड दे आर क्वाइट हैंडी, आप आराम से यूज़ कर सकते हैं उन्हें। सो ज़्यादातर लोगों के पास, मेरे जितने पेशेंट्स होते हैं उनके पास वो मौजूद होती है और वो आराम से चार्टिंग कर सकते हैं। उसमें थोड़ी बहुत 5 और 10 की वेरिएशन आती है, सिग्निफिकेंट वेरिएशन नहीं होती। तो अगर आप रेगुलर चेक करना चाहते हैं
हैं तो वो लें। ये थोड़ा टेक्निकली डिफ़िकल्ट होता है एट टाइम, जिसमें लोगों को नहीं समझ आ रहा होता। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप घर में चेक करना चाह रहे हैं तो यू नीड टू हैव अ डिजिटल वन। ठीक है जनाब, क्योंकि ऑफ कोर्स इसको अच्छा मेरे घर में ही बचपन से इस्तेमाल होता है। मेरे पेरेंट्स अब आधे जो है ना, वो कहते हैं नीम हकीम खतरा जान, तो इतना मेरा ब्लड प्रेशर चेक हुआ है कि उन्होंने मुझे बचपन में सबसे पहली चीज़ शायद यही सिखाई थी। सो आपको ज़िंदगी बचाने के लिए। और उसमें एक और भी चीज़ एडिड थी कि जब कभी आप फील करें घबराहट हो रही है, इस तरह का कोई सिम्टम हो रहा है, तो पल्स चेक करना। सो आई वुड वांट टू रिक्वेस्ट आवर डॉक्टर्स कि पल्स किस तरह से चेक कर सकते हैं, क्या इसके रूल्स हैं, कैसे स्टार्ट करेंगे। डॉक्टर ज़ैनब प्लीज़ आप अगर इफ आई कैन कम हियर। यस। सो हमारी बॉडी में 7 पल्स पॉइंट्स होते हैं जहाँ से हम पल्स चेक करते हैं। जो मोस्ट कॉमन जहाँ पल्स फील होती है, तो जो मोस्ट कॉमनली हम यूज़ करते हैं वो है रेडियल पल्स। अब रेडियल पल्स हमें मिलती कहाँ पर है? ये जो रिस्ट का हिस्सा है, कलाई का हिस्सा, इधर हड्डी और वेन्स के बीच वाली जगह में आपको रेडियल पल्स मिलती है। सही। अब आपको ये मेजर कैसे करते हैं? आप अपनी ये 2 फिंगर्स, इंडेक्स और मिडिल फिंगर, आप अपनी भी कर सकती हैं। ठीक है। इंडेक्स और मिडिल फिंगर को लेकर कैन आई यूज़ द अदर हैंड? इंडेक्स और मिडिल फिंगर को लेके जो अंगूठे के पास आपको जो हड्डी मिलेगी उसमें और वेन्स के बीच वाली जगह पर, इससे पहले आप अपने जो अगर आप किसी का कर रहे हैं या अपना कर रहे हैं तो यू आस्क द पेशेंट कि अपनी फिंगर्स को अंदर की तरफ फोल्ड कर लें हल्का सा, एंड हाथ को थोड़ा अंदर की तरफ टिल्ट कर लें। ठीक है। इससे ये होगा कि जो असल में जो रेडियल आर्टरी होती है वो बोन की तरफ से पास करती है। तो जब आप अपनी फिंगर्स रख के उसको फील करेंगे तो वो थोड़ी और डिस्टिंक्ट, थोड़ी और प्रोमिनेंट आपको सेंसेशन फील होगी। तो अगर आप ये अपना कर रही हैं तो इनवर्ड मैंने टिल्ट कराया और ये 2 फिंगर्स हमेशा इंडेक्स और मिडिल फिंगर से आप पल्स चेक करेंगे, थंब से नहीं करेंगे क्योंकि थंब की अपनी पल्स होती है। तो जब आप रखेंगे तो आपको एक कंफ्यूजिंग स्टेट मिलेगी कि 2 पल्स आ रही हैं। सही। तो इन 2 फिंगर्स को जेंटली, फर्मली बट जेंटली, मैंने जो बताया कि हड्डी और वेन्स के बीच वाली जगह पर आप इस तरह डॉक्टर मैं यहाँ सही रख रही हूँ इस जगह? आउटर बॉर्डर ऑफ द हैंड जहाँ पे हमारी रेडियल पल्सेशन आती है, यहाँ पे आप फील करेंगे एंड यू फील विद योर पल्प ऑफ द फिंगर्स, आप उससे फील करेंगे एंड यू स्टार्ट फीलिंग समथिंग लाइक देयर इज समथिंग बल्ज और कोई आपको पल्सेशन मिल रही है। सो वो आप काउंट कर सकते हैं। आपने टाइम घड़ी पे टाइम देख लिया, 1 मिनट का आपने टाइम ले लिया और पल्स चेक कर ली कितनी पल्स आ रही है। इफ़ इट्स मोर देन 100 तो हम उसको टैकीकार्डिया कहते हैं। इट्स लेस देन 60 या 50 तो उसको हम ब्रेडीकार्डिया कहते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि पल्स आपने चेक कर लिया, थैंक यू सो मच। तो उसमें अक्सर ये होता है जो कार्डिक पेशेंट होते हैं ऑल ऑफ अ सडन कोलैप्स हो जाते हैं, अनरिस्पॉन्सिव हो जाते हैं। उस सिचुएशन में आपके पास यूजुअली पाकिस्तान में तो ट्रेंड नहीं, एक बेसिक लाइफ सपोर्ट का कोर्स होता है जो अक्सर आपको आना चाहिए, डॉक्टर्स सारे डॉक्टर सीखते हैं। तो उसमें आपको रिस्पॉन्सिवनेस चेक करनी होती है पेशेंट की, और एट टाइम्स आपको रेडियल पल्स नहीं मिलती तो कैरोटिड पल्स चेक करते हैं हम। कैरोटिड पल्स अगर नहीं होती तो यू नीड टू स्टार्ट CPR, चेस्ट कंप्रेशन। ठीक है, तो वो चेस्ट कंप्रेशन और साथ में आपको देखना होता है कि पेशेंट ब्रीथ कर रहा है नहीं कर रहा, सो ब्रेथ भी देनी होती है उसके साथ। सो ये एक लाइफ सेविंग प्रोसीजर है। तो पाकिस्तान में नहीं, बाहर मुल्कों में हर जगह आप जाएंगे डिफिब्रिलेटर्स और लोग ट्रेंड होते हैं, जनरल पब्लिक ट्रेंड होती है फॉर द BLS। तो अगर फॉर इंस्टेंस कहीं पे भी शॉपिंग मॉल में कहीं पे भी कोई अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है तो BLS का जो पूरा प्रोसीजर है वो वहाँ किया जाता है। मीनवाइल इमरजेंसी सर्विसेज आ जाती हैं और वो फिर हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं। तो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं, लेकिन अगर कभी भी ऐसा हो आपको लगे कि ऑल ऑफ अ सडन चेस्ट पेन किसी पेशेंट को घर में हुआ है एंड बिकम अनरिस्पॉन्सिव, आप पल्स चेक करें, ब्रीदिंग देखें, आप चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं। मीनवाइल आप इमरजेंसी सर्विस को कॉल कर सकते हैं और इमरजेंसी सर्विस ही आके फिर उसे हॉस्पिटल मूव करेंगे। यानी अगर हम इमेजिन करें कि अगर घर में गॉड फॉरबिड ऐसी किसी की सिचुएशन है तो पल्स चेक करना एंड CPR अगर आपने सीखा हुआ है, अगर आप दे सकते हैं CPR देना तो आप दे सकते हैं। जो BLS आपने कहा बेसिक लाइफ सपोर्ट राइट। और ये एक इतनी ज़रूरी चीज़ है दैट मैं आप लोगों से भी शेयर करना चाहती हूँ, ऑडियंस से भी, दैट आई लॉस्ट समवन, उनको सांस नहीं आ रहा था एंड आई लॉस्ट हर जस्ट बिकॉज मैंने ये कोर्स नहीं किया हुआ था। सो आप किसी की लिटरली ज़िंदगी को सेव कर सकती हैं। और कोई ऐसा सवाल जो हम उनसे करें और हमें उसके जवाब में पता चले कि ये कॉन्शियस है या नहीं है? नहीं, आप जस्ट पेशेंट को टैप कर सकते हैं, सवाल कुछ पूछ सकते हैं
सकते हैं, नाम पूछ सकते हैं। नाम अगर कोई बता देता है इसका मतलब कॉन्शियस है, अगर नाम नहीं बता रहा, रिस्पॉन्सिवनेस नहीं है, तो इसका मकसद वो अनकॉन्शियस है या ऐसी स्टेट है जिसमें ब्लड प्रेशर डाउन हो गए, पल्स डाउन हो गए, पल्स बहुत ज़्यादा हो गई है। सो वो उस टाइम आपको पता चलता है कि ये अनकॉन्शियस है। और आपको इसमें इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आप एमरजेंसी सर्विसेज, हमारे यहाँ 2 के नहीं है, हमारे यहाँ ईदी एम्बुलेंस या चीप एम्बुलेंस होती है। आइडियली एमरजेंसी सर्विसेज होती हैं जिसमें ट्रेंड स्टाफ होता है, डॉक्टर होता है, जो जैसे ही सीन पे पहुंचते हैं उन्हें पता चल जाता है कि क्या प्रोसीजर स्टार्ट करना है, BLS से स्टार्ट करना है। उसके बाद वहीं से वो पेशेंट को BLS के साथ CPR के साथ मूव करते हैं हॉस्पिटल, और वहाँ हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डायग्नोसिस होता है और उसके बाद डिसाइड होता है कि एंजियोप्लास्टी करनी है, शॉक करना है। एट टाइम्स यू नीड टू शॉक द पेशेंट। आपको क्योंकि हार्ट रेट आपका 200-300 पे चला जाता है और पंपिंग एक्टिविटी इफेक्टिव नहीं होती, तो उस सिचुएशन में यू नीड टू शॉक द हार्ट। आप दिल को थोड़ी देर के लिए बिजली के झटके से रोकते हैं ताकि रिदम नॉर्मल हो जाए। सही। सो वो ऑब्वियसली हमारे यहाँ नहीं है, बाहर मुल्कों में होता है। हमारे हॉस्पिटल में जहाँ कार्डियक स्टैटिक वहाँ ट्रेंड स्टाफ होते हैं, ट्रेंड डॉक्टर्स होते हैं, वो ये सारा अमल करते हैं। अच्छा, आई नो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन अगर हम सिर्फ समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछना चाहें कि ऑलमोस्ट कितने मिनट्स हम कितना टाइम बाय कर सकते हैं बाय डूइंग दिस BLS या इस तरह से, जब आपने फॉर इंस्टेंस एम्बुलेंस तो कॉल कर दी, कितना टाइम है वो जो बहुत क्रूशियल है? अगर इफेक्टिव CPR और इफेक्टिव सपोर्ट पेशेंट को मिल रहा है तो 40 मिनट्स 30 मिनट। इवन हम बीइंग अ कार्डियोलॉजिस्ट हमने एमरजेंसी की भी होती हैं, तो एमरजेंसी में अगर पेशेंट क्रैश हो जाता है तो हम CPR करते करते अनरिस्पॉन्सिव पेशेंट को कैथ लैब लेके जाते हैं। मेजर हार्ट अटैक होता है, उसी टाइम हम आर्टरी को ओपन करते हैं एंड पेशेंट नेक्स्ट डे आपको पता चलता है पेशेंट बिल्कुल सही और तीसरे चौथे दिन वो घर जा रहा है। अगर वो फॉर इंस्टेंस हॉस्पिटल से आउट ऑफ द हॉस्पिटल कोई क्रैश हुआ है तो सर्वाइवल रेट डेफिनेटली कम हो जाते हैं, बट स्टिल अगर प्रॉपर BLS सपोर्ट हो और हॉस्पिटल सपोर्ट हो तो सर्वाइवल रेट बढ़ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। मैं बेसिकली एक गोल्डन आवर होता है जब तक एम्बुलेंस को आपने कॉल नहीं किया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी आप स्टेप्स लेंगे उससे किसी की जान बच सकती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का भी, डॉक्टर अली, डॉक्टर ज़ैनब, माई मॉडल का भी बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आई होप कि जो सोची ऑर्गेनाइजेशन है, सिंस यू गाइस आर डूइंग वंडर्स, आप भी जो है वो इनके लिए डोनेट कर सकते हैं, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि हॉस्पिटल्स जितने हों कम है। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हमेशा जिसकी ज़रूरत पड़ती रहेगी। और एक छोटा सा यहाँ पे मैं एक बात ऐसी कहना चाहूँगी कि जब आपकी फैमिली में जब भी ऐसी कोई सिचुएशन हो, अब तो गवर्नमेंट की जो है वो भी एक चीज़ अवेलेबल है, 1122 इज़ द नंबर। फ़ौरन इमरजेंसी वाली कॉल करें, उसके बाद ये सारी चीज़ें करें। ऑफ कोर्स यू हैव फैमिली मेम्बर्स टू हेल्प यू, किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं। ब्रेक पे जाने का टाइम है। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो आज क्या सीखे में आपको दिखाएंगे कि मेकअप में कौन से डूज़ एंड डोंट्स हैं जिससे आप और ज़्यादा प्यारे नज़र आ सकते हैं, राइट आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।